Good morning, Bacho. How are you all? So once again, today we'll be going to begin the new topic. If you remember the last topic that we did, the first one was drift velocity and the second one was relation between current and drift velocity. हमने यही करा था. बाकी बहुत सारी चीज़ हमने कर ली थी. Ohm's law का output V equal to RI, then the cause of resistance, R का cause क्या था, collision of electron with ions. These all things we have already done. So now what we are going to do, we'll be doing relation between resistance and relaxation time. हम क्या करने जा रहे हैं? Relation between resistance and relaxation time. Is it fine? So now the relation between resistance and relaxation time जब हम इसे करेंगे, हमें एक चीज पता है. क्या पता है? हमें पता है कि V is equal to RI होता है. पता है ना? ओके क्यों? क्योंकि मुझे R की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने यहाँ से शुरू करा. हमें ये भी तो पता है, मान लो ये कंडक्टर है. सपोज दिस इज अ कंडक्टर जो हमने पहले भी लिया था, जिसकी लेंथ L है. इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा V होता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते थे? E. जो इसकी में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता था, सपोज वो ऐसे लगा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? E. तो रिलेशन क्या हो जाएगा इस V और E के साथ? व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन V एंड E? रिलेशन क्या होगा? हमारा जो फॉर्मूला होता था V और E का, वो होता था V इज इक्वल टू ED. यही होता था, V इक्वल टू ED. लेकिन यहाँ डिस्टेंस तो लेंथ L है, जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करनी पड़ रही है. तो अगर V इक्वल टू EL है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? EL इज इक्वल टू R इंटू I. अगर आपने पुराना वीडियो देखा हो, इससे पिछले वाला वीडियो देखा हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और वो जो रिलेशन था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, वो क्या था? वो था I इक्वल टू NEVD. तो यहाँ पे मैंने I की जगह NEAVD रख दिया. ठीक है. अब अगर मैंने ये I इक्वल टू NEAVD रख दिया, तो अब क्या होगा? देखो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल होने वाली है. सर यहाँ तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, यहाँ तो सारे टर्म्स अलग अलग हैं. पहले हम VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रखेंगे. अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आ जाएगा? देखो VD की वैल्यू जो होती थी EL, ये तो EL ही रखो, इज इक्वल टू R. ठीक है. ये होता था NEA, ये है EE टाउ बाय M. ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू. ठीक है ना? किसकी वैल्यू? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब देखो यहाँ पे भी E, यहाँ भी E, दोनों ओर E कैंसिल आउट हो गए इतना. और यहाँ पे देखो ये स्मॉल ई, ये स्मॉल ई इंटू स्मॉल ई स्क्वायर. तो यहाँ से L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R NE स्क्वायर A टाउ अपॉन M. ठीक हो गया. बस आपका ये तो अब खत्म होने वाला है. अब आप क्या करो, इस बाकी जितने भी टर्म्स हैं आपके, आप दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपके टर्म्स क्या हो जाएंगे? R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ. यही हो जाएगा. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर कोई पूछे रिलेशन क्या होता है, तो कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. यानी कि अगर टाउ कम है तो आर ज्यादा है, टाउ ज्यादा है तो आर कम है. अब ये टाउ और आर का रिलेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन आर एंड टाउ? ठीक है, ये रिलेशन क्या होगा? उससे पहले मैं चाहूंगा, अगर आप लोगों ने इसे कॉपी नहीं करा है, जस्ट कॉपी दैट डाउन. आप लिख लीजिए इसे, ताकि आप बाद में भूले ना. पॉज करिए, लिख लें. नाउ पॉज करके लिख लिया. अब आगे बढ़ते हैं. चलिए, हमने कहा रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है. यही मैंने बोला. चलिए ठीक है. अब बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज, देन व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर? क्या होगा? जल्दी बताइए. चलिए ठीक है. तो ये अब हम इरेज कर देते हैं और अगली हेडिंग लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. अब हम बात करते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ. अगर टेम्परेचर बढ़ा, जैसे अगर हम मैंने पहले भी बात करी थी कि अगर आप पानी गर्म करते हैं, इफ यू जस्ट बॉयल वाटर, व्हाट हैपन्स टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग एट देयर मीन पोजीशन. यही तो होता है, वो ऑसिलेट वाइब्रेट करते हैं. तो जब ये ऑसिलेट या वाइब्रेट करते हैं तो क्या होगा?
क्या हीट प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ हो रही है। वाटर के केस में तो हमें बहुत अच्छे से पता है वो हीट प्रोड्यूस हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है, वेपोराइज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के और आयंस के केस में क्या होता है, क्योंकि जो कंडक्टर है उसके अंदर तो आपके या तो आयंस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं। आयन कहाँ से आए, एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए वो आपके आयंस हो गए। सो व्हाट हैपन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जैसे हीट मिली थर्मल एनर्जी बढ़ गई, और आयंस को भी एनर्जी बढ़ गई। अब क्या होगा, जब आयंस की एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा, आयन पहले अपनी जगह पे था, अब आयन ऑसिलेट या वाइब्रेट करने लगा। इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, देखो ये आयन पहले ऐसे था तो इलेक्ट्रॉन यहां से सीधे निकल गया, लेकिन जब आयन ऐसे ऑसिलेट करने लग गया तो इसके चांसेस अब बढ़ गए कि जिस समय ये जा रहा हो, कुछ पॉसिबिलिटी तो है, मैं कह रहा हूँ ये नहीं कह रहा हूँ 100%, क्योंकि इसके साथ नहीं होगा, वो किसी और के साथ कोलाइड कर जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उनमें किसी इलेक्ट्रॉन से तो ये कोलाइड करेगा, एक पर्टिकुलर से नहीं करेगा, किसी और से करेगा, कोलाइड तो करेगा। यानी कि पहले क्या हो रहा था, अगर सपोज मान लिया, ठीक है, लेट अस सी, एक आपका आयन यहां पे है, ठीक है, एक आपका आयन यहां पे है, क्लियर। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा रहा था, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली यहां से यहां तक जा रहा था, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम वाला पीरियड है उसका, जिसमें वो आराम से रिलैक्स कर रहा है। अब क्या हुआ, ठीक उसी समय एक आयन वाइब्रेट ऑसिलेट करते हुए यहां तक पहुंच गया, तो इसका मतलब उस समय क्या होगा, अब वो जो इलेक्ट्रॉन है पहले कहीं यहाँ इससे कोलाइड कर रहा है, फिर उसके बाद वो इससे कोलाइड कर रहा है, तो अब जो टाइम था रिलैक्सेशन टाइम वो बढ़ा या कम हुआ, वो कम हो गया। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। देखो एक तो वैसे भी समझ सकते हो कि कोलिजन बढ़ गए, एंड रेजिस्टेंस का कॉज था कोलिजन, सो इफ द रेजिस्टेंस विल इफ द कोलिजन विल इंक्रीज then the resistance will automatically increase, कोई फॉर्मूले के लिए जरूरत नहीं है। but if you want to apply the formula, then how the things are going to change, nothing is going to change, the only thing is formula is changed, that means in place of theory you are using here formula now. So what is the formula, R equal to ml upon ne square a tau. Right now you have used R is equal to ml upon ne square a tau, you have used if temperature increases then oscillation or vibration of ions and electron भी लिख सकते हो, or you can just write electron also or ions also increases, due to which collision of electron with ions increases, collision of electron with ions increases, ठीक हो गया। तो now if the collision of electron with ion increases, relaxation time decreases, relaxation time decreases, ठीक है। we know that हम बहुत जानकार लोग हैं, हमें सब पता है, हमें का मतलब आप लोग, we know that R is equal to ml upon ne square a tau. This implies that R is inversely proportional to tau. If tau decreases, R increases, तो R क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन ये जो आपको R बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये सिर्फ याद रखना किसके केस में है, कंडक्टर। टेम्परेचर के साथ साथ आपका कंडक्टर के रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए, ये आप अच्छे से समझिए, अब मुझे बताओ अगर इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये आपको खुद लिखना है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ temperature on insulator and semiconductor. Now what will happen, just think that once, give a thought to that. What will happen if the temperature will increase, what is the, leave it out, what temperature will do, that is another thing, but initially tell me in insulator and semiconductor what is the condition. Semiconductor, I suppose many of you are knowing, semiconductor are those element in the periodic table which follows the property of both conductor and insulator. At lower temperature they are insulator, and higher temperature they behave like a conductor, and that's why the name semiconductor has been given to them.
You can also see the electronic configuration of them. They will be having electronic configuration. They will be having electronic configuration as such that in the outermost shell there are only 4 electrons, and that's why they are neither insulators nor conductors. Now, for example, if I consider an insulator or a semiconductor, if the temperature will increase, then what is going to happen here? When the temperature will increase, some electrons will get free from the atom. Initially, they are bound like that. This. In case of conductor, what is happening? In case of conductor, the electrons are very loosely bound. Very loosely bound. Check it out. So, if they are getting thermal energy, room temperature thermal energy, they are getting free. But when we see insulator or semiconductor, they are very tightly bound like this. They are tightly bound like this. See, check it out, the grip. Okay, so for the electron to be out from this grip or from this bond, it requires a lot of energy, and alone that room temperature cannot give that energy. So when we are increasing that temperature, it is getting more and more energy, and at one point of time this electron will get free. That means the number of free electron will increase. If the number of free electron will increase, what will happen? Conduction will increase. If conduction will increase, then what will happen? Resistance will decrease. If current is increasing, resistance will be decreasing. That means in case of insulator and semiconductor, if resistance will increase, if temperature will increase, resistance will decrease. While in case of conductor, what you have seen? In case of conductor, if the temperature increases, resistance also increases. Okay. Now let us see one conceptual question in that, so that all the doubts are clear. Now you can watch out a conceptual question in front of you. Now what is that question? There is a battery. You can check it out. A battery is here. B is a battery. Here I have kept one semiconductor. There is a bulb and key K. Now if I close this key K, what I am doing? I am closing this key K. What you are doing? You are closing the key K and you are increasing the temperature of semiconductor. Then the glow of the bulb will increase or decrease. So what is the question? Listen very carefully. I am closing the key K. I am just closing out this key K and I am increasing the temperature of the semiconductor. Now you have to tell whether the glow of bulb will increase or decrease. So what should be the answer? We know that when we increase the temperature of semiconductor, its resistance will go down, its resistance will decrease, and if the resistance will decrease, more amount of current will flow, and if more amount of current will flow, then what will happen? The bulb will glow more. That means it will be more bright than the previous time. यही होगा ना? पहले हमने इसका कोई हीट नहीं दी थी, तो क्या होगा? तो रूम टेम्परेचर में कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री होते हैं, यानी कि कंडक्शन ये फिर भी कर रहा है, लेकिन जो करंट है वो बहुत कम फ्लो कर रहा है. बल्ब ग्लो करेगा लेकिन बहुत कम करेगा. नाउ व्हाट वी आर डूइंग? वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. हमने टेम्परेचर बढ़ाया. टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया, इसका रेजिस्टेंस नीचे चले गया. क्यों? क्योंकि कुछ और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए. इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ गया. इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ा तो करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो ये क्या करेगा? ज्यादा ग्लो. तो आप क्या लिखेंगे? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज temperature increases, resistance of semiconductor decreases. आप पूरा लिखना, ये एरो मत मार देना. resistance of semiconductor decreases due to which current in circuit increases and hence bulb will glow brighter. समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या था? If we close the key K and we increase the temperature of the semiconductor, only of semiconductor, I am not talking about the wires here, then what will be the impact on the brightness of the bulb? Then this will be your answer. समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक में चलिए, उससे पहले आप इसे देख लीजिए. Now you might have heard about conductance and conductivity. आपने conductance और conductivity के बारे में तो पढ़ा होगा. Conductance, अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ पढ़ा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में भी इसका जिक्र आता है कि कंडक्टेंस क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है. तो आपके हिसाब से व्हाट इज कंडक्टेंस एंड व्हाट इज कंडक्टिविटी?
कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है? बहुत आसान है। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इसे G से डिनोट करते हैं। सो कंडक्टेंस क्या होता है? इसे G से डिनोट करते हैं और ये होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। देखो नाम के एंड पे देखो क्या लिखा है, कंडक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस, दोनों के एंड में कुछ सिमिलरिटी आ रही है, तो ये किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम, यानी कि इसकी ऐसा यूनिट हो गई 1 ओम, यानी कि ओम इनवर्स। एक तो ये हो गई। ओम लिखते हैं हम OHM, तो इसको एक और तरीके से बोलते हैं मो, MHO, उल्टा करके बोल दो, और मो, ठीक है। और एक तरीके से और बोलते हैं साइमंस। तो 3 यूनिट होती हैं। ये हो गया कंडक्टेंस। अच्छा, कंडक्टेंस और आपका कंडक्टिविटी में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। बड़ा आसान है, उसके एंड को देखो। अगर मैं कंडक्टिविटी बोलता यहाँ पे, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जब मैं कंडक्टिविटी बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा? कंडक्टिविटी का एंड आ रहा है दैट इज सिमिलर टू रेजिस्टिविटी। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिविटी, it is basically denoted by sigma, and sigma is equal to 1 rho. What is sigma? It is the inverse of resistivity, and sigma is equal to 1 rho. So if it is inverse of resistivity, what will be the SI unit? What will be the SI unit? क्या होगी SI unit? 1 rho. Rho SI unit is ohm meter. ओम मीटर। अच्छा, रेजिस्टिविटी, इसके बाद हम रेजिस्टिविटी भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एक टॉपिक छूट गया है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, मतलब ये तो इक्वल ही है, और मो मीटर इनवर्स, और ये वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं 10th में रेजिस्टिविटी में, इसलिए लिखवा दिया था, और साइमंस मीटर इनवर्स। साइमंस वापस जाओ, कहाँ पढ़ा था? सोशल साइंस में पढ़ा था सर। हाँ, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हल्का रेजिस्टिविटी की। ठीक हो गया। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसको आप लिख लीजिए। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट रेजिस्टिविटी। क्लियर? ठीक हो गया। चलिए, आई एम इरेजिंग इट नाउ। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी के दो नाम थे। एक नाम था रेजिस्टिविटी, एंड द सेकंड नेम वाज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. This we have already studied in class 10. Specific resistance. So what was resistivity? If you remember, in class 10th we have also done, but if you remember here in class 12 we have done one formula today also, R equal to ml upon ne square eta. Here you can see directly R is directly proportional to L and inversely proportional to A. Till class 10th we were not having any proof of that. Right now we are having the proof of that, why R is proportional to L or inversely proportional to A. वैसे भी हम बोल सकते हैं, देखो, if we increase the length of the wire, तो जो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर एक संकरा रास्ता है, आप ज़्यादा दूर तक जा रहे हैं, तो क्या होगा, आप और ट्रैफिक ज़्यादा मिल रहा है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस कम है तो आपका जो टाइम होगा वो भी कम होगा और आप जल्दी पहुँचेंगे। एरिया बढ़ा दिया। अब आपकी दो रोडें हैं, एक रोड है आपके सिटी की जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे ट्रैफिक रहता है, और एक आपका हाईवे है जैसे दिल्ली का टोल रोड। तो अगर उस टोल रोड में आप चले 10-10, 20-20 गाड़ियाँ भी आराम से निकल जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा है। ऐसे ही जब एरिया ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को कम कोलिजन मिलेंगे, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि कोलिजन कम हो रहे हैं। यहाँ लेंथ बढ़ा रहे हैं तो कोलिजन भी बढ़ रहा है। तो फैक्टर्स, रेजिस्टिविटी से पहले हम, चलो रेजिस्टिविटी लिख लो इसे। ये वैसे ये है फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड अपॉन, ये लिख भी लिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी के अंडर में ये भी आ जाएगा। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। द थर्ड वन इज मटेरियल। आर किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल। आप कॉपर लें अलग रेजिस्टेंस होगा, आयरन ले लें अलग रेजिस्टेंस होगा। एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर। आर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। आपने देखा है कि कंडक्टर के केस में इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस गोज डाउन, व्हाइल इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अच्छा, इसमें बाद में एक और कंसेप्ट आता है सुपर कंडक्टर का।
एक ऐसा कंडक्टर, हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, तो एक टेम्परेचर अगर हम कम करते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। अगर हम टेम्परेचर कम करते गए तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब टेम्परेचर नहीं, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर कम करते गए और रेजिस्टेंस जीरो हो गया। रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो उस कंडक्टर को कंडक्टर हम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो ये याद रखना। इन फैक्टर पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला तो हम इसी का बना सकते हैं क्योंकि यही डायरेक्ट रिलेशन हमारा दिया है। तो यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करें तो R इक्वल टू रो L अपॉन ए। यही रो को हम क्या बोलते हैं? यही रो को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, मैंने इरेज कर दिया। रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज हुआ इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों है। चलो, रेजिस्टिविटी तो कुछ अलग था, हमने दे दिया, लेकिन उससे पहले ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये L और A पे डिपेंड नहीं करता था। क्यों? क्योंकि देखो ये तो कांस्टेंट आ रहा है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट आया। एंड इफ इट इज अ कांस्टेंट इट विल नॉट बी डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग। अगर ये कांस्टेंट है तो ये क्या करेगा? ये किसी भी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि आपका जो रो है वो क्या है? कांस्टेंट है। एंड इफ रो इज कांस्टेंट देन इट विल नॉट डिपेंड ऑन L और A। व्हाट विल बी द SI यूनिट? यहीं से देख लो, रो कितना हो जाएगा? RA अपॉन L। R क्या था? ओम। एरिया क्या था? मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या था? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या आ गया? ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? ओम मीटर। अब अगर रेजिस्टेंस ओम मीटर हो गया तो इसमें हम एक चीज और मेंशन करना चाह रहे हैं। अब वो क्या बात है सर, क्या मेंशन करना चाह रहे हैं यहाँ पे? रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? वाई वी से रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका भी रीजन मैं बताता हूँ। इस फॉर्मूले में R इक्वल टू रो L अपॉन ए में इफ L इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा कर दें, या 1 यूनिट एंड 1 यूनिट स्क्वायर लिख दें, देन R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। ये भी 1, ये भी 1, R किसके इक्वल? रो के इक्वल। देन R इज इक्वल टू रो। क्लियर? तो अगर L 1 है, एरिया 1 है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? वो है रो के इक्वल। देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया? अब देखो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये हो गया। लेकिन क्या ये हमेशा इक्वल है? नहीं, स्पेसिफिक कंडीशन है, जब लेंथ इतनी, एरिया इतना, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो हमारे मन में डाउट है कि इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों रखा गया, वो इसलिए क्योंकि इस स्पेसिफिक कंडीशन में रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस। ये डेफिनेशन होती थी इसकी, इफ a wire has a length of 1 meter and area of 1 meter square, or you can write 1 unit and 1 unit square, then the resistivity of the wire is equal to the resistance of the wire. Clear? कोई डाउट नहीं? चलिए इतना करिए। अब मैं एक चीज और करवा दूं, ये पॉज करके आप, जैसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप जरा सा आप रिवाइंड करें, पॉज करें और उसको पढ़ें। अब हम लिखते हैं करंट डेंसिटी। हमने पहले भी पढ़ा है करंट डेंसिटी क्या होता है। अगर मान लो ये आपका कंडक्टर है, करंट ऐसे फ्लो होके जा रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो होके जा रहा है, तो किस एरिया से फ्लो होके जा रहा है? इस एरिया से फ्लो होके जा रहा है। कौन जा रहा है? आई जा रहा है। अगर हम बात करते डेंसिटी की, नॉर्मल डेंसिटी, मास डेंसिटी जो हम पढ़ते हैं, तो वो क्या होता था? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे कौन जा रहा है? यहाँ पे मास की बात नहीं है, यहाँ करंट की बात है। किस में से जा रहा है? एरिया से। वहाँ कितना मास कितने वॉल्यूम है, यहाँ कितना करंट कितने एरिया से जा रहा है। तो करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? जे से। कितना करंट जा रहा है, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से जा रहा है, वो आपका क्या होता है? करंट डेंसिटी। इज इट क्लियर? तो हमारा करंट डेंसिटी क्लियर हो गया। नाउ इफ करंट डेंसिटी इज क्लियर, अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये दो तरीके से आता है क्वेश्चन में, बताता हूँ। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, या तो ऐसा आता है या जे सिग्मा और ई के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आता है। दो तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। नाउ व्हाट टू डू इन दिस सिनारियो। अब इस सिनारियो में हम क्या करें?
मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसे गर्दन बार बार मुझे करनी पड़ रही है नीचे, अब ताकि आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो सके, लेकिन हो नहीं पा रहा है। नाउ हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, शुरुआत तो हम वहीं से करेंगे, V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है, क्योंकि हमें ओम्स लॉ के बारे में बोला है, तो V इज इक्वल टू आर आई। अब जब हमने V इक्वल टू आर आई लिख दिया, तो यहाँ पे R भी तो आ रहा है, R, तो R को हम क्या लिखते हैं, रो L बटे A, दैट इज रो L बाय A। सो इफ यू कीप हियर रो L बाय A, तो V will be equal to what? V will be equal to rho L upon A into I. But we also know one more thing, that V is equal to ED and length of conductor is L, then V is equal to EL. V equal to RI लगाया, R equal to rho L upon A रख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर के बीच में क्या रिलेशन है, V इक्वल टू EL, आपने ये लिखा, रो L अपॉन A इंटू आई, L से L कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू आया रो I अपॉन A। व्हाट इज I अपॉन A, अभी पढ़ा है, J, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, रो J, ठीक है, रो J ये हो गया है। अब आप एक काम और कर सकते हो, इसे लिख सकते हो, J इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू E, जस्ट मूव इट देयर, 1 बाय रो, but 1 by rho is inverse of resistivity and that is known as conductivity, so J is equal to sigma E। तो बोर्ड में क्वेश्चन या तो ऐसा आएगा, राइट ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे, ये J और E ये दोनों वेक्टर होते हैं, J is equal to sigma E, या फिर पूछा जाएगा establish a relation between current density J, then what is sigma, conductivity and electric field, so this is the relation between J, सिग्मा एंड E। या तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीक we'll be having our next topic, till that time just you go through all my previous topic, next time we also do some numericals, so that's all for now.